हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका स्मार्ट लर्निंग विद मधु की चैनल में। मेरा नाम मधु है और मैं आपके लिए इजीएस्ट वे में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मैथ्स के इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाइए, एग्जाम में यही आएगा। बट आप अगर इसको सॉल्व करेंगे मेरे साथ तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं मैथ्स में डरते हैं कि भैया मैथ्स तो कैलकुलेटिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, हमें मैथ्स अच्छा नहीं लगता, हमें मैथ्स आता नहीं है। अरे भई, आपने 10th क्लास तक तो मैथ्स पढ़ी ही है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि 10th क्लास के ही उठ के आए हुए हैं, वही कंसेप्ट है सेम, बस फॉर्मूलेज़ याद करने हैं। कल मैंने आपकी फॉर्मूले की क्लास ली थी, आप उसे भी देख लीजिए। और अब ये मेरी सेकंड क्लास है मैथ्स की, तो आप इसमें देखिए कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने लिखा भी हुआ है कि ज्योमेट्री से आया है, सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं है मैथ्स में। अब आप देखिए इधर, ये क्या लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ लिखी है, डायग्राम भी बनाया हुआ है। मैं अब इस आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक छोटी सी पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि सर्कल को समझने के लिए क्या करना पड़ा है। जब भी एक सर्कल की कॉर्ड, ये एक सर्कल की कॉर्ड है, दूसरे सर्कल से टच करती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बना रही है 90 डिग्री का एंगल। तो आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। 10th तक आपने मैथ्स पढ़ी है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी है, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कि OA गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, OC भी गिवन है 2.1 सेंटीमीटर। OA गिवन है, OC गिवन है, तो AC निकल जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ AC निकालना है, OA गिवन है 3.5 स्क्वायर। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम आप सॉल्व तो कर रही हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाती है कि हमारे पास टाइम कम है। यहाँ पर आप देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। 3.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 35/10 मल्टीप्लाई बाय 35/10 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। तो अब आप यहाँ पर देखिए, और 2.1 को अगर मैं 21/10 लिख भी देती हूँ, 21/10, तो कुछ कैंसिल नहीं होता, लेकिन ये कैंसिल हो रहा है। इसको मैं छोटी वैल्यू बना देती हूँ। 5 से कैंसिल किया 7 आ गया, 5 से कैंसिल किया 2 आ गया, 5 से कैंसिल किया 7 आ गया, 5 से कैंसिल किया 2 आ गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, ठीक है। अब 21/10 और 21/10 ये दोनों क्या है, ये दोनों कटते ही नहीं है किसी भी टेबल से, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। ये आ गया यहाँ तक समझ। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब 49 देखिए, 49/4 को मुझे डिवाइड करना है, तो मैं कैसे करूँगी। 49/4 को डिवाइड, देखो डिवीजन तो आती ही होगी सबको, बट स्टिल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 49 को मैं डिवाइड करूँगी 4 से, तो मेरा जो आंसर आएगा 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 0। 9 कैरी किया मैंने, 4 की टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 8 आता है, तो 9 में से 8 गए 1, तो मेरा रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर रिमाइंडर नहीं लेना, मुझे डेसिमल में वैल्यूज ले सकती हूँ, तो मैं क्या 0 कैरी कर सकती हूँ, बिल्कुल कैरी कर सकती हूँ 0। तो जब मैंने 0 कैरी की तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 4 2 का 8 होता है। फिर जब 10 आउट ऑफ 8 2, फिर 0 कैरी कर दी तो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, लेकिन मेरी डेसिमल वैल्यू क्या आ गई, 12.25, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है 441 डिवाइडेड बाय 100। ये तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितनी ज़ीरो उतनी डेसिमल, उतनी डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दूँ। 1 2 2 ज़ीरो है, तो 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दी। 1 2 2 डिजिट छोड़ा मैंने, डेसिमल लगा दी। आपको यहाँ तक समझ आया। ये थोड़ा नीचे स्पेस बचा नहीं है, इसलिए मैं दूसरा पेज ले रही हूँ इसके लिए। मुझे लगा था हो जाएगा, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब हमारी जो ये हमारा पीछे वाला पेज था, उस पर हमारी जो डिजिट है वो यहाँ नोट डाउन कर लेती हूँ, तो बहुत ईजी होता है समझना, इसको ध्यान से समझिए। अब क्या करना है आपको, 12.25 में से 4.41 को क्या करना है, माइनस कर देना है। बहुत ईजी है, सब्ट्रैक्शन तो सब बच्चों को आती होगी यहाँ पर। तो हम देखते हैं,
वंस प्लेस को सॉल्व करते हैं। 5 में से 1 गए 4, 2 में से 4 नहीं जा सकता तो बोरो करेंगे। 12 में से 4 गए 8, अब यहाँ पर बोरो किया तो यहाँ लेस हो जाएगा। 11 में से 4 गए 7, तो हमारी वैल्यू जो आई है वो आई है 7.84। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है। अब 7.84 को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी वैल्यू आई है 7.84। डेसिमल है इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, अदरवाइज तो हम स्क्वायर हमें आती है, स्क्वायरिंग 20 तक तो हम बहुत इजी से निकाल लेते हैं। बट डेसिमल में मैं आपको सिखाऊंगी कि स्क्वायरिंग कैसे करते हैं। वंस प्लेस पर वैल्यू देखिए क्या है, 4, मुझे 4 दिख रही है। 4 आप देखिए कहाँ कहाँ आता है, एक तो 2 का स्क्वायर पे 4 आता है, ठीक है, और एक 4 के स्क्वायर पे क्या आता है, सॉरी 4 के स्क्वायर पे तो 4 नहीं आता है, ये तो हाँ। अब देखते हैं 8 के स्क्वायर पे 4 तो आता है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा 4, ये मैंने जान के लिया है ताकि आपको समझ आए कि वंस प्लेस वाली वैल्यू पे 4 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज निकली, एक तो 2 निकला, ठीक है, एक 8 निकला। अब मैं इन दोनों में से किसी एक का यूज करके मैं 7.84 का मतलब आगे आंसर निकाल सकती हूँ। तो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने इसी नंबर को लिया है, जैसे कि ये 2 लिखा हुआ है, 2 टू ज़ा 4 होता है, ठीक है। अब 2 टू ज़ा 4 की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 22 ले लिया, क्योंकि मुझे 7.84 वैल्यू निकालनी है। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, किसी को पता है 22 का स्क्वायर? तो चलो नहीं पता तो कर लेते हैं। 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 4 एज इट इज लिखा, 4 प्लस 4 8 आ गया, 4 एज इट इज लिखा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 484। तो यहाँ पर हमने देखा कि 22 का स्क्वायर लिया, मेरे पास 484 वैल्यू आ गई, मुझे चाहिए 784। तो मैं ऐसे ही रैंडम क्या करती हूँ, रैंडमली मैंने 28 का स्क्वायर कर लिया। 8 8 जा 64, 6 कैरी किया, 8 2 जा 16, 16 में 2 जोड़ दिया तो 22 आ गया। 8 2 जा 16, 1 कैरी किया, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 4, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 2 7। अब देखिए आप यहाँ पर सिमिलर वैल्यू मेरी आ गई, बस मुझे वंस प्लेस वैल्यू को पहचानना था, उससे मेरी क्या हो गई, सिमिलर वैल्यू मुझे मिल गई है। मतलब 28 का स्क्वायर जो होता है वो 784 होता है, लेकिन जब डेसिमल लगा है तो 28 को मैं 2.8 लिखूंगी। यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि AC जो है वो हमारा 2.8 आया है, ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था AB का, AB निकालना है हमें। तो AB यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे हैं डबल है, AC के डबल है, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल हो जाएगा। 2.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 का 16, तो हमारा आंसर जो फाइनल आंसर है वो ये है 5.6 सेंटीमीटर। अब देखने वाले बच्चे ये देखेंगे कि मैम ये तो बहुत ही कैलकुलेटिव है, हम नहीं कर पाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं कर पाओगे, कितना इजी तरीके से आपको समझाया, दोबारा से समझा देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, वैल्यूज हमें गिवन है, एक वैल्यू हम निकाल लेंगे, बहुत ईजी होता है, बस कैलकुलेशन है। 2 की टेबल आती है आपको, 5 की टेबल आती है आपको, तो आप इजीली निकाल दोगे। डेसिमल है इसीलिए थोड़ा सा हमें एक और पेज यूज करना पड़ा, अदरवाइज तो हम डायरेक्ट, हमें स्क्वायरिंग आती है, हम निकाल सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने 10th तक सीखी हैं, तो इसलिए ये कितना इजी क्वेश्चन था। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, वो है प्रोबेबिलिटी पर कॉइन्स दे रखी है। कॉइन्स तुम्हें पता है कि कॉइन्स में दो ही साइड होती है, हेड और टेल, ठीक है। वन कॉइन को 3 टाइम्स क्या किया गया, टॉस्ट किया गया। अब वन कॉइन है, 3 टाइम टॉस करेंगे तो दैट मीन्स हेड साइड कितनी है, 2, 2 लिखा, 3 टाइम्स है क्यूब कर देंगे। 2 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स है, 2 साइड है उसकी, तो उसको हमने किया तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो अब मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए लिख कर रखी हैं कि 3 टाइम्स हेड आ सकता है, ठीक है, 2 टाइम्स हेड और 1 टाइम टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल डबल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, डबल टेल हेड आ सकता है, और 3 टाइम्स टेल आ सकता है। तो हमारी पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, हमने लिख दी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन हेड, एटलीस्ट वन हेड तो होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ, एक मिनट मैं यहाँ पे पेन चेंज करके बताती हूँ आपको। यहाँ हेड आ रहा है, यहाँ हेड आ रहा है, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, इसमें भी हेड, इसमें हेड है, बस इसमें हेड नहीं है। तो
यहाँ पर हमने लिखा कि जो पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, जिसमें से एक ही ऐसा है जिसमें हेड नहीं है। तो हमारे पास कितनी आ गई आउटकम्स, पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। प्रोबेबिलिटी 7 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना आया, 7 आया। टोटल आउटकम्स कितना है, 8 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक आपको समझ आया, कितना इजी था सेकंड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में बच्चे अक्सर ये बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट आया। यहाँ पर आपको कहाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, आप बताइए। अब जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन देखा, आपने रीड कर लिया थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जिसमें सिलेंडर और कौन आता है। अब यहाँ पर बात की गई है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी होता है और वॉल्यूम ऑफ कोन आपका 1/3 वी होता है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। हमें निकालना है एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम। तो एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना है और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 वी। ठीक है, अब v में से 1/3 गए, 2/3 आ गया। कैसे, आपको एलसीएम तो लेना आता ही होगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है, 3, एलसीएम ले लिया। यहाँ पर 3 नहीं है, नीचे देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3v आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और यहाँ पर v आ जाएगा। अब 3v में से 2v सॉरी 3v में से 1v गए तो 2v बचे। ठीक है, 2/3v। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको समझ आया कितना इजी था मेंसुरेशन का क्वेश्चन। मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि मैम मेंसुरेशन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। कहाँ से लगा डिफिकल्ट, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया इसमें। अब आप यहाँ पर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपने फोर्थ पढ़ लिया है। हाइट और डिस्टेंस की बात करते हैं। हाइट हमें h और शेडो कितनी है, √3h। मतलब बोला गया है तो क्या बात करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट अपॉन शेडो मतलब h/√3h, जिसकी वैल्यू होगी 1/3 होगी h से। एक मिनट, ये क्या किया इन्होंने, h से h को कैंसिल कर दिया है। कैंसिल कर देंगे तो 1/3 बचेगा। तो 1/3 आपने वो टेबल की थी 10th क्लास में, तो बस उस टेबल को पढ़ जाइए। उस टेबल में क्या है, टेन 30 डिग्री क्या है, इज इक्वल टू 1/√3। कितना इजी क्वेश्चन है। टेन 30 की वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, टेन 30 भी आ रही है। तो हमारा इसका थीटा निकालना था, 30 डिग्री निकल गया, 1/√3। है ना इजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एपी सीरीज दे रखी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे एपी सीरीज 3/2 1/2 -1/2 ऐसे 100 ऑन दे रखी है। तो इसमें आपको फर्स्ट वैल्यू पता है, ए की वैल्यू क्या है, 3/2 फर्स्ट टर्म आपको पता है। इसमें डी हम कैसे निकालते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A2 माइनस A1 आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। A2 माइनस A1 से आप डी निकाल सकते हो। ठीक है, कितना ईजी है ये। डी निकाल लिया। अब फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए एन इज इक्वल टू A+n-1। अब हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं न्यू शीट ले लेती हूँ। न्यू शीट में मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है, 3/2। डी भी गिवन है, डी कितना है, -1। फॉर्मूले में बस ये वैल्यूज पुट करनी है और हमें 20th टर्म 22nd टर्म निकालनी है। 22nd टर्म क्या करनी है, हमें निकालनी है। ठीक है, 22nd टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ए की वैल्यू 3/2 है, डी इज इक्वल टू -1 है। तो 22nd टर्म निकालना है तो कैसे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन की जगह लिखेंगे 8/2, ए की जगह पर लिखेंगे 3/2, प्लस की जगह पे प्लस, एन की जगह पर 22 -1 मल्टीप्लाइड बाय डी की जगह पर -1। देखिए कितना इजी है, बस इसको सॉल्व करना है। 3/2 एज इट इज रखते हैं, 22 में से 1 गए तो क्या बचता है, 21 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है, 3/2
प्लस माइनस आपको पता है, ऑपरेशंस आपने पढ़े होंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 21 माइनस में आ जाएगा। अब इसके पास डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिया तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है, 42। तो 42 में से 3 गए तो क्या बचते हैं, 39। 39/2 यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कितना इजी था, देखा। अब देखिए 6 क्वेश्चन किससे आया हुआ है, पॉलिनोमियल्स ग्राफ से। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या ही होगा, है ना। उन्होंने क्या बोला है इसमें, पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। मतलब आपको क्या निकालना है, पी ऑफ एक्स निकालना है। ये पी ऑफ एक्स है, अब ये पैराबोला है, पता है तुम्हें ये पैराबोला है। अब आपको देखना है कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 2, है ना। तो आपको पी ऑफ एक्स निकालना है, तो पी ऑफ एक्स पे ये 2 टाइम्स टच कर रहा है, तो आंसर विल बी 2। तो ऑप्शन में 2 देखिए, उसको क्लिक कराएं। प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमेशा 100% होती है या फिर 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दे रखा है हमें, 57 गिवन है। हमें निकालना है नॉन हैपनिंग, बहुत इजी है, निकाल लेंगे। 100 में से 57 गए तो क्या बचता है, सॉरी 57, तो यहाँ पर आया 3 और 9 आउट ऑफ 5 इज 43। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, नॉन हैपनिंग 43। जब हमारी प्रोबेबिलिटी हैपनिंग 57% है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग 43% आ गई। कितना ईजी था, आया समझ। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। अब गिवन क्या क्या है, रेडियस गिवन है आपको, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, एंगल ए ओ बी निकालना है, तो निकाल लोगी, इजी है कि नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर कि लेंथ ऑफ आर्क कितना गिवन है, कितना गिवन है लेंथ ऑफ आर्क, 22/3, राइट। उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 डिग्री यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 7। 7 से 7 कट हो गया, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 360, सेम रख देंगे अभी, मल्टीप्लाइड बाय 44 हो जाएगा ये। यहाँ है 22/3 गिवन है। अब कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब थीटा सेम अपनी जगह पर ही रहने दो, बाकी वैल्यूज को चेंज कर दो। 22/3 एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आओ और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो इजी। 44, 22 को सेम कट कर सकते हैं 2 की टेबल में, तो हमारे पास क्या बचा, 360 डिवाइडेड बाय 6 बचा कि नहीं बचा। अब कितना इजी है ये देखो, 6 की टेबल से पूरा पूरा डिविजिबल है, 6 6 36, 0, 60 डिग्री। तो आपको थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री, यही तो हमारा आंसर है। अब 9th क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा भी हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ nth टर्म पूछी गई है। आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ nth टर्म जो है वो गिवन है आपको, आपको एपी फर्स्ट टर्म निकालना है। तो बहुत ईजी है, एपी फर्स्ट टर्म क्या होगा वही निकालना है आपको। तो आप हमेशा याद रखना, फर्स्ट टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म के सम के बराबर होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म के सम के बराबर होता है। फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 1, ठीक है। तो मतलब एन की वैल्यू मैंने क्या मानी, फर्स्ट टर्म हमेशा सम के बराबर होता है, एन की वैल्यू मैं क्या मान रही हूँ, 1, ठीक है। तो एस एन की जगह मैं एस वन लिख दूंगी, n/2 की जगह मैं 1/2 लिख देती हूँ। एन की वैल्यू 1 मानी है मैंने, तो फिर मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे एन दिख रहा है वहाँ मैं 1 अप्लाई कर देती हूँ।
ठीक है। तो 3 वन ज़ा 3 प्लस 1 4 हो गया, ये 2 से डिविजिबल हुआ, तो आंसर S1 क्या आ गया हमारे पास 2। तो आंसर आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में 2 है, वो क्लिक कर दीजिए। स्टैटिस्टिक्स एज्यूम्ड मीन मेथड का क्वेश्चन है। एज्यूम्ड मीन मेथड का सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, फॉर्मूला पूछा गया। तो एज्यूम्ड मीन मेथड फॉर्मूला ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में वो टिक कराओ। मुझे ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो मैं इसको क्लिक कराती हूँ। अब तक आप 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपको लगा कि कोई क्वेश्चन मुश्किल है? कितने इजी क्वेश्चंस थे, 10 मार्क्स पूरे। लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है। पॉइंट ऑन लाइन हमें गिवन है 3, 5 ठीक है। पॉइंट गिवन है हमें। लाइन का फॉर्मूला याद रखना, हमें निकालना है m। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हमें x क्या गिवन है 3, y क्या गिवन है -5। मैं इस वाले फॉर्मूले में x और y की वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरा आंसर m की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। देखना 3m माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 11। m की वैल्यू क्या होगी 11 -5 +5 है, उधर लेगी -5 हो गया, ठीक है। अपॉन में 3 हो जाएगा। 11 में से 5 है 6, 3, इसको मैंने कैंसिल किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 2। कितना इजी था। अब ये वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है। कितनी इजी है थीटा की वैल्यू। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो √3 में यही रहने देती हूँ या फिर √3 उधर ले जा सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 1 मिनट, साइन थीटा यहीं रहने देती हूँ, कॉस थीटा, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में √3 था, लेफ्ट साइड से हट के राइट साइड गया है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। साइन बाय कॉस देख लो, साइन बाय कॉस क्या होता है टैन थीटा। क्या होता है टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब टेन थीटा देख लो 1/√3। मैंने आपको बोला बस टेबल पढ़ जाना, क्योंकि अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। टेन थीटा की वैल्यू छोटी सी टेबल है, बस पढ़ जाना। देखो अभी क्वेश्चन जो सॉल्व किया था टेन थीटा का वही सेम आ गया, मतलब क्वेश्चन अलग है लेकिन वैल्यू तो सेम ही आई है ना। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 में कहाँ आती है 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे आंसर लिख दो, थीटा ही पूछा था आपसे तो आपने बता दिया कि 30 डिग्री पर मेरी 1/√3 वैल्यू आती है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। इसमें बस ये याद रख लो कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो इसको। अब वर्टिसेस आपको गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने, बस वैल्यू पुट करनी है। पूछा गया लेंथ ऑफ डायगोनल, आपने फिगर देख ली, उसमें क्या लिखा हुआ AC। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है AC। AC ये रहा A, ये रस्सी, बस इन दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पर ले ली। उसमें मुझे क्या पता चला कि मेरे पास A में x1 ये है 2 और x2 क्या है 4, y1 क्या है -2, y2 क्या है 8। तो मेरे पास वैल्यूज जब आ गई तो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगी। देखो मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ। x2 कितना है 4, रूट बढ़ा डालूंगी, ठीक है। x2 कितना है 4, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 8 माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4 में से 2 गए, 2 बचते हैं तो 2 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। 8 + 2 कितना होता है, माइनस माइनस ऑपरेशंस मैंने आपको बोला, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, साथ साथ क्वेश्चन कर रही हूँ, आपको ऑपरेशन बोल रही हूँ वैसे ही लर्न हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। नहीं भी पढ़े हुए ऑपरेशन तो नो वरी, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। अब क्या करना है, रूट एज इट इज लेना है, 2 2 ज़ा 4 और 10 10 ज़ा 100। तो यहाँ पर क्या आ गया 104। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं √104। हमें डायगोनल निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मुझे दूसरा पेज लेना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो गई ना। बट मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप करके समझा रही हूँ इसीलिए लग रहा है, वरना डायरेक्ट करूँ तो मैं इससे भी ज़्यादा फास्ट कर सकती हूँ।
बट आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए मुझे पेजेस लगाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप ये मत समझना कि मैम इतने पेजेस लगा रही है, मैम इतना कैलकुलेशन कर रही हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, 10th क्लास में आप मैथ्स कैलकुलेशन करके आए हैं, बट आप यहाँ पर कर रहे हैं जब सॉल्व, तो आप देखिए ना, निकलता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, आपका आंसर निकलता चला जाएगा और एक आप फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए 104 के मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, पेयरिंग पेयरिंग की बात करूं तो मेरा यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, बाकी मेरा जो बन रहा है सिंगल है डिजिट, पेयर नहीं बन रहा। तो 2 2 ज़ा 4 कर सकती हूँ और मल्टीप्लाइड बाय 26 करती हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, मतलब जो मेरा रूट में है तो रूट में ही आंसर रहेगा, जितना रूट निकल सका बाहर मैंने निकाल दिया, बाकी रूट में ही रहेगा। 26 का कोई भी स्क्वायर नहीं होता ना, मतलब आप देखिए। तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया, हम फाइनल आंसर मैं यहीं पे ही लिख देती हूँ, इसी शीट में, वो रफ काम था सारा, तो मैं यहीं पे आंसर, फाइनल आंसर में यहाँ लिख रही हूँ, 4√26। क्या आपको यहाँ तक समझ आया? तो ईजी, 13 क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। अब 14 क्वेश्चन पर आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डाइज। आपको पता है एक डाइज में 6 नंबर होते हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36 हो गया। सम क्या बोला गया है, क्वेश्चन में गिवन है मोर देन 9, जो सम है उनका वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन कौन से केसेस बनेंगे, एक डाइज अगर 4 आया नंबर, एक डाइज 6 आया, तो 10 बन गया, 9 प्लस है। ये सारे मैंने केसेस लिखे हुए 9 प्लस के, तो आपने इतना सोचना पड़ेगा, डाइज तो बहुत ईजी होते हैं। टोटल फेवरेबल केसेस प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब आप देखिए, टोटल फेवरेबल केसेस की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने केसेस बने, 1 2 3 4 5 6, टोटल फेवरेबल केसेस कितने बने, 6। और प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमें पता है फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम्स, तो मेरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, 1/6। ठीक है, कितना ईजी आंसर हो गया ना। पैरेलल देखते ही हम घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछा है, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना इजी आया है। आपको बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी जो है उसमें डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, आपको जो जो गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब ए डी अपॉन ए बी डी है तो वैसे ही ए ई अपॉन ई सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डी की वैल्यू क्या है, x+1, बी डी की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप ए ई अपॉन ई सी भी ले सकते हैं, लेकिन ए ई की वैल्यू नहीं है, ई सी की है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमें ए ई तो निकालना है, और हमने बोला कि जो ए डी है वो ए ई के इक्वल है। ठीक है, तो मैं इसलिए क्या करूँगी, x+1/3 ले लूँगी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जब मैं x, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ क्वेश्चन, मेरा ए डी कितना है, x+1, और बी डी कितना है, 3। उसके इक्वल में रखूंगी, ए ई की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, या तो मैं ए ई लिख देती हूँ या फिर एक्स। बात तो वही है, निकालना है ना मुझे ये चीज़। और ई सी मुझे गिवन है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी x+1 को, और यहाँ पर मैं 3 ए ई कर दूंगी। ठीक है, अब है 4x+4 इज इक्वल टू 3 ए ई, या फिर 3x भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब न्यूमरेटर में 3 है तो अपॉन में कर देती हूँ, 4x+4/3। ठीक है, अब देखिए ए ई की वैल्यू क्या है, 4 कॉमन भी ले लिया तो 4/3 हो गया, ये x+1 हो गया। सॉरी, थोड़ा सा उसके ऊपर जा रहा है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं बार बार शीट लूँगी तो आप बार बार बोलोगे कि मैम इतना कैलकुलेटिव आपने करा है, तो हमें भी प्रॉब्लम होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद बता रही हूँ, ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा, कि मैं खुद सॉल्व करके आपके सामने दिखा रही हूँ। इतने ईजी क्वेश्चन है जो हम 20 मार्क्स के छोड़ आते हैं। आप मैथ्स बिल्कुल भी उसको ये मत समझिए माइंड में कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व अपने आप होता जा रहा है। आप देखिए ना, एक जो आप कोई भी आप उठा लीजिए, उस स्टेप को अगर आपने सही किया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने आप सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको समझ आया यहाँ तक?
देखिए 15 क्वेश्चन भी हो गया। अब 16 क्वेश्चन देखिए, लीनियर इक्वेशंस में इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बात की गई है। सबसे पहले ये वर्ड जो है इनकंसिस्टेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइंस, ठीक है। और पैरेलल लाइंस के जो कंडीशन होती है वो ये होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2, a1 की वैल्यू गिवन है, a2 गिवन है, b1 गिवन है, b2 गिवन है, बस अप्लाई कर देना है। कितना ईजी है देखो, मैं करके दिखाती हूँ आपको यहाँ पर। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीन्स ये मैं इधर ले आती हूँ और सॉरी, यहाँ पर तो 14 आएगा ना, दोबारा से कर देती हूँ ये वाला स्टेप। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 के हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 3 42 टेबल्स तो आपको आती होंगी ना 20 तक। अब मैं इसे के यहीं रहने देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, 42/7 ले आती हूँ। के की वैल्यू क्या आ गई, 42/7, मतलब 7 की टेबल में 6 टाइम्स डिविजिबल है 42, तो मेरी के की वैल्यू क्या आ गई, 6। समझ आया। अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन है हमें, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, टेंजेंट टू सर्कल की बात कर रहे हैं। गिवन क्या क्या, एंगल APO 30 डिग्री, OA 2.5 सेंटीमीटर, OP निकालना है, ठीक है। हमें पता है OA/OP क्या हो गया, साइन, है ना, साइन 30 यहाँ लगा देंगे। अब साइन 30 की वैल्यू जो है, मैंने बोला है टेबल ज़रूर पढ़ लेना, छोटी सी टेबल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1/2 होगी साइन 30 की वैल्यू। उसके बाद क्या है, OA हमें गिवन है 2.5, हमें OP निकालना है। तो क्यों नहीं निकाल लेंगे कि नहीं। OP मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 का मतलब हो गया 25/10 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये इतनी कैंसिलेशन तो आपको आती होगी ना। तो OP की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। कितना ईजी है, निकल गया कि नहीं। ये सारा क्वेश्चन आपका 17 का है। अब देखिए 18 में बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। हमें स्लांट हाइट क्या है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है, h इज इक्वल टू रूट स्लांट हाइट माइनस रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। स्लांट हाइट गिवन है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ। 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 6 6 का 36, 4 4 का 16, 36 में 16 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 22, √22। अब √22 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो मैं इसका क्या करूँगी, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेती हूँ। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो पेयर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, 2√5 लिख सकती हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ। और अब आ गए लास्ट 2 क्वेश्चंस पर, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो क्या है कि हमारा 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन जो है रैशनल नंबर पे आया हुआ है। असर्शन में ये बात की गई है यहाँ पर कि a+√b जो है वो रैशनल नंबर है, बिल्कुल ठीक है ये बात। लेकिन रीजन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, ये बिल्कुल गलत है। प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है, उसमें यही लिखा गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। 22 की बात करें तो इसमें क्या है, असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन गलत है, ठीक है। अब 22 पे आते हैं। 22 में क्या लिखा हुआ है, असर्शन और रीजन सिमिलर ट्राइंगल की बात की गई है। सिमिलर ट्राइंगल बनाए हुए हैं ABC और PQR, जिसमें एंगल ए 65 है, एंगल सी 60 है, और एंगल Q जो है 55 है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तुम्हें पता है ये आप असर्शन और रीजन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एंगल B जो है वो क्या हो गया, A180 डिग्री क्या होता है, ठीक है, माइनस दो एंगल का सम हो गया। तो 180 डिग्री माइनस 125 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल B हमने क्या बोला, जब सिमिलर ट्रायंगल है, एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल C इक्वल एंगल R के, तो एंगल Q इक्वल हुआ एंगल B के। तो सेम यहाँ पर हम एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B हमने 55 डिग्री निकाला, तो एंगल Q भी क्या हो गया, 55 डिग्री।
तो इसमें जो है असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। देखा कितना ईज़ी हुआ। आपको ये 1 टू 20 क्वेश्चंस मेरा कराने का मेन मोटिव यही था कि जो बच्चे समझते हैं कि मैथ्स जो है हेक्टिक है, भैया नहीं हो पाएगा हमसे, हम कई बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि जो कई बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि भई मैथ तो हमने सोच लिया, माइंड सेट हो गया उन चीज़ का, उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया इस चीज़ के लिए कि भैया मैथ्स तो मुश्किल है, मैथ्स हम जोड़ कर ही आएँगे, बाकी कर लेते हैं, हमें बाकी में मार्क्स मिल जाएगा। आप एक बात बताओ, 1 टू 20 क्वेश्चन आपने मेरे साथ सॉल्व किए, उसमें क्या प्रॉब्लम आई आपको? अभी थोड़ा-सा लग रहा होगा, जब खुद से हाथ से निकालेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, मैं डैम श्योर ये चीज़ कह सकती हूँ कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत कितने ईज़ी क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज़ में 20 मार्क्स तो आप यहीं स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको इसी तरीके से प्रीवियस ईयर सॉल्व कराती रहूँगी जब तक एग्ज़ाम है। उसके बाद आपको अगर कुछ अपने तरीके से कुछ समझना हो, जैसे कि कोई टॉपिक है या फिर कोई मैथ्स रिलेटेड ही चाहते हैं वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम अब आप इस टॉपिक पर या फिर मैथ्स के इस क्वेश्चन को आप इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी मैथ्स को बिल्कुल, मैथ्स का डर जो है निकाल दे अपने मन से और इन क्वेश्चंस को देखे किस तरीके से सॉल्व किए गए हैं और वो अपने स्कोर को अच्छा कर सके, बेटर कर सके। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।